पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है और सीमेंट शेयर पर हम बात करते हैं। गौरव, बताएं आपको कौन सा सीमेंट स्टॉक पसंद है? वायदा कारोबार में क्या खरीदेंगे आप? एसीसी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अच्छा बेस बन रहा है 1400 के करीब, तो यहाँ पे आप एसीसी बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 1520 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 1420 के स्टॉप लॉस से आप ये बाय कर सकते हैं। और 165 के ऊपर अगर आता है तो इंडिया सीमेंट आपको एक मोमेंटम ट्रेड देखने मिल सकता है 7 या 8 रुपए का, तो वो आप बाय कर सकते हैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस से। इंडिया सीमेंट जबरदस्त शेयर है भी। राधाकृष्ण दमानी जी की बड़ी हिस्सेदारी है स्टॉक में, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। एसी तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। इंडोको रेमेडीज चार्ट पर देखकर बताइए मानस, ये कैसा लगता है? दरअसल इस कंपनी के लिए खराब खबर है। 4 सितंबर को यूएस एफडीए ने जांच करने के बाद 6 ऑब्जर्वेशंस दी थी और 6 में से 4 के जवाब तो स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन 2 के जवाब से अभी असंतुष्ट है यूएस एफडीए। तो दिक्कत की बात इनके लिए बनी हुई है। कहीं सपोर्ट ले सकता है ये शेयर या और नीचे खिसकेगा? देखिए, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। जरूर एक 250 के आसपास सपोर्ट दिखता है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 250 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 225 और 220 की रेंज में आने के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि कभी भी कोई उछाल मिल जाए तो 260 265 एक बेहतरीन रेंज है जहां पर स्टॉक से एग्जिट हुआ जा सकता है। और अब कोई भी लॉन्ग तभी बनाने हैं जब स्टॉक 280 के ऊपर क्लोज हो। ओके, तो ये राय आपके लिए इंडोको रेमेडीज में। आज देखते हैं कितना दबाव दिखता है। स्टॉक वैसे शुक्रवार को कमजोर होना शुरू हुआ था। सेकंड हाफ में आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ है। लगभग 4.5-5% का नुकसान वहां पर दिखा। आईजीएल एक और स्टॉक है गौरव, इस पर आपसे राय ली जाए, क्योंकि आईजीएल में आरबीआई की तरफ से अब रेस्ट्रिक्शन आ गया। जो एफआईएस की लिमिट थी 24% की, वो पूरी हो गई है। फ्रेश खरीदारी नहीं हो सकती। करेक्शन होगा क्या, और अगर करेक्शन हो तो फिर खरीदारी करें क्या? ये करेक्शन होगा, मुझे लगता है अच्छा ही है। आप अगर देखेंगे इसमें शॉर्ट्स बहुत कम मात्रा में, थोड़े बहुत इसमें लॉन्ग से बनना शुरू हो चुके हैं। अग्रेसिव नहीं हुआ अभी तक। 995,000 एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये 1000 के आसपास ही ओपन होता है तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट से आपको इसमें 1025 1030 के होंगे। अगर वो सस्टेन हो जाते हैं तो ये स्टॉक 1060 1070 के लेवल्स को छूने की क्षमता रखता है। तो अगर डिप अगर आता है और 1000 के लेवल सस्टेन होते हैं तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस को जरूर बाय करना चाहिए। ओके, तो खरीदे, डिप मिले, गिरावट मिले, और जब एफआई जितना खरीद रहे हैं 24% हिस्सेदारी खरीद कर वो लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो फिर निश्चित तौर पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। ये मानना है इस वक्त गौरव का। आइए शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की प्री ओपनिंग सेशन में। और दमदार शुरुआत, 140 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी 9300 के पार। और उसकी वजह है पावर ग्रिड 9% ऊपर, येस बैंक 10%, आईसीआईसीआई बैंक 10%, टाटा मोटर्स 10%, भारतीय इंफ्राटेल 8%, मारुति 5%। ओके, ये सब लेवल दिखे तो क्या कहना है फिर। ओके, भारतीय एयरटेल 3% नीचे, औरबिंदो फार्मा 1.5% नीचे। लेकिन कई स्टॉक्स 10% के मूड में, तो थोड़ी देर इनको ठंडा होने देते हैं, सेटल होने देते हैं कि किन लेवल पर आकर प्री ओपनिंग सेशन खुलता है। हमें तो 9200 के ऊपर की ओपनिंग मिल जाए, वही हम उसमें ही संतुष्ट है। बिल्कुल, हमें भले इतना ना मिले चलेगा। बिल्कुल, हमें 9200 चाहिए। बिल्कुल, और नजर है भी सबकी, बिल्कुल होनी चाहिए। और देख लेते हैं रुपए में ओपनिंग की किस तरह की होती दिख रही है। गजब की मजबूती रुपए में दिख रही है अब तक, और आज फिर से ओहो 5 पैसा मजबूत होता दिख रहा है। 64.85 के सामने 64.80। तो गर्मियों का इससे बेहतर सीजन हो नहीं सकता है। रुपया ठंडा जो होता दिख रहा है, जाने के लिए लोगों को छुट्टी मनाने के लिए बेहतरीन मौका है। डॉलर खरीदिए, विदेश यात्रा के लिए जाइए, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। सही बात है ना। लेकिन मॉयल एक ऐसी कंपनी है जिसमें देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। जनवरी से के हाई से अब तक ये शेयर 27% करेक्ट हो चुका है। सिमीज के चार्ट देखकर बताइएगा। पहले तो खबरें आती थी कि कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, और अब आप देखिए हर महीने जो आंकड़े आते हैं महीने के अंत में, वो ये आते हैं कि कीमतें जो हैं अब घट रही हैं। 10 से 15% इन्होंने अलग अलग ग्रेड्स के लिए जो कीमतें हैं वो घटा दी हैं। मॉयल क्या और दबाव में रह सकता है? तीसरे महीने लगातार कीमतें घटती हुई। जी बिल्कुल हेमंत, एकदम सपोर्ट के आसपास है। और मुझे लगता है कि कहीं मतलब आज का जो न्यूज़ है इसके बाद कभी भी सपोर्ट टूट सकता है निचले तरफ। मतलब 310 के आसपास इसका सपोर्ट था। कई दिनों से ये स्टॉक 310 के आसपास ही होल्ड करने का कोशिश कर रहा था। तो आज का जो न्यूज़ वीकनेस है उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ओपनिंग ही 310 से नीचे होगा, या जब 310 से नीचे ये ट्रेड करने लगेगा तब इसका डाउन साइड और खुल जाएगा। मुझे लगता है इनिशियल टारगेट 295-94 का होगा। 310 से नीचे ये स्टॉक सेल मोड में फ्रेश
फ्रेश वीकनेस दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक वीक है। ऊपर में 330 का रेजिस्टेंस था, ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा था, पर 310 के ऊपर मेंटेन कर रहा था कुछ दिनों से। पर आज शायद फाइनली ये चैनल ब्रेकडाउन निचले तरफ से हो जाएगा और 295 294 का मेरा पहला सपोर्ट है, जो शायद ये स्टॉक आज ही टेस्ट करेगा। ओके, तो मोइल पर ये राय। चार्ट्स देखकर मानस बताएं, एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन्हें रामागुंडम फर्टिलाइजर से 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो इसके लिए एक अच्छी खबर है ये। चार्ट्स पर कोई मौका है खरीदारी का, या फिर गैप से खुल जाएगा तो छोड़ ही दे? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड वीक लगता है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये खरीदारी के मौके हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई उछाल मिले तो 55 और 57 की रेंज में स्टॉक से एक बार एग्जिट करना चाहिए। यहां पर लॉन्ग या रिवर्सल के साइन तभी दिखेंगे जब स्टॉक 60 रुपए के ऊपर क्लोज होगा। तो फिलहाल के लिए अगर कोई एक पॉजिटिव ओपनिंग 55 और 57 की रेंज में होती है तो मैं नहीं समझता कि यहां पर लॉन्ग बनाने चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर लॉन्ग आपके पास ऑलरेडी है तो एग्जिट करिए एक छोटे से लॉस के साथ, और 60 रुपए के ऊपर फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। ओके, तो ये राय आपके लिए एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन सेटल होने की तैयारी में, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए इस वक्त उन शेयरों पर जहां पर आपको आज ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। और पिछला हफ्ता तो क्या जबरदस्त रहा, हमारे दोनों कैप्टन्स ने दमदार कमाई करके दी, और पूरे कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन हुआ, स्टॉक 2020 के मैचेस देखकर आपको फायदा जरूर हुआ होगा। आज का मैच 7:30 से 8 के बीच में था। अगर आपने मिस कर दिया तो आइए देख लेते हैं अपडेट, देखते हैं वो 20 दमदार प्लेयर्स जो आज के सेशन में करेंगे कमाल। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों से हर बार की तरह आज भी भरी हुई है और सिलेक्टर्स का फोकस रहा है ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर। ऑटो एंसिलरी कंपनियों में जिस तरह की आगे तेजी देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी होगी, इसलिए जय भारत के साथ शुरुआत करी और देखिए टीम का अंत भी रिको ऑटो के साथ किया है। उसके बाद एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए। एटीएफ के दाम जो घटे हैं वो जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब के लिए तो अच्छी खबर है ही। तनेजा एरोस्पेस जैसे स्टॉक्स भी आज दौड़ लगा सकते हैं सेंटीमेंट के तौर पर। इसके अलावा मंगलम टिम्बर जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। गति, स्नोमैन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको अच्छा फायदा मिलेगा पेट्रोल और डीजल के दाम जो घटे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनके पास फ्लीट्स हैं जिसको ये चलाती हैं, और देखिए इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। बड़ी कटौती पेट्रोल और डीजल में भी हुई है। इसके अलावा डिपेंडेबल के बाद हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं एक और थीम पर, और वो है पैकेजिंग थीम। यूफ्लेक्स पर नजर रखिए। एसएल प्रोपैक पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल जिस तरह से कमजोर हो रहा है उसका फायदा इन पैकेजिंग कंपनियों को मिलने वाला है आज के दिन। और फ्रीड का दर्जा सीमेंट की मिड कैप कंपनी प्रिज्म सीमेंट को दिया है। सीमेंट के दाम जो घटे हैं उससे बड़े हैं, माफ कीजिएगा, उससे अच्छा फायदा इन तमाम सीमेंट कंपनियों को मिलने वाला है। मेरी टीम पे फोकस करिए। यहाँ पे भी खरीदारी पे ज्यादातर रुझान रखा गया है। जेट एयरवेज और इंटरग्लोब एविएशन पे नजर रखिए क्योंकि एटीएफ के दाम घट गए हैं। यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला 130 करोड़ का, वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए नेगेटिव खबरें हैं, सीएलएसए ने टारगेट भी काफी कम कर दिया है, तो इसलिए इसमें बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन इन्फोसिस में खरीदारी करिए क्योंकि फिर से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं बाईबैक उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। इंडिया सीमेंट और हाइडेलबर्ग सीमेंट 2 पे फोकस करिए क्योंकि यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं, 30 से 50 रुपए पर बैग तक बढ़ी, बहुत स्टीप हाइक है, वो एक तेजी हो सकती है। आईजीएल में एफआईआई की जो लिमिट है वो ब्रीच कर गई है, इसलिए वहां पे अब थोड़ा सा स्टॉक ठंडा होता हुआ दिखेगा। एचएमटी में खरीदारी इसलिए की जा सकती है क्योंकि इनकी एक लैंड की जो कैबिनेट ने बिकवा दी है इसरो को 1200 करोड़ में, तो एक पॉजिटिव हो सकता है। और बीएल में खरीदारी करिए, नतीजे काफी बेहतर रहने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो ये वो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं, यहाँ पर नजर होनी चाहिए। और एक थीम जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है वो तो सीमेंट की है। सिमी कह रही है एसीसी खरीदिए, गौरव बिस्सा कह रहे हैं कि उनको भी एसीसी पसंद है। इंडिया सीमेंट पर भी वो बुलिश हैं। मानस जायसवाल को भी अच्छा लगता है एसीसी। हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर कह रहे हैं हेडलबर्ग उनको पसंद है, अल्ट्राटेक उनको पसंद है। तो ये स्पेस सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, 50 रुपए प्रति बैग सीमेंट की कीमतें महाराष्ट्र में बढ़ गई हैं। और देखिए प्रेजेंट सीमेंट पैनल 6% ऊपर आज खुलता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्पेस जो एक्शन में रहने वाला है वो दरअसल एविएशन कंपनियां रहने वाली हैं। और मुझे लगा कि आज
गति स्नोमैन जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, क्योंकि देखिए बसेस ट्रक्स तो इनके पास भी हैं, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें अच्छा बड़ा कटा है और बड़े दिनों बाद आया। हाँ, राहत की बात तो मेरे लिए भी है बिल्कुल के लिए बिल्कुल। तो बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम घटे, नहीं तो 25-50 पैसा घटते, 25-50 पैसा बढ़ते 2 रुपया, तो वैसा वाला होता था। इस बार फर्स्ट टाइम क्यों अविनाश थोड़ा रिलीफ महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है। चलिए OMCs वैसे ठंडे पड़े हुए तमाम शेयर, लेकिन गौरव अगर आपको कोई पसंद है खासतौर से IOC जरूर निफ्टी का हिस्सा बनने के बाद एक्शन में आता हुआ दिखा है, कुछ खरीदने का मौका है या फिर ये अब इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ता नहीं इन शेयरों पर? IOC में फिलहाल अवॉइड करूंगा। 390-392 में काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये अगर पार करता है तो आपको देखने मिल सकता है और अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और ये बात OMCs की, तो मुझे लगता है एक इंड पेट्रो और BPCL थोड़ा आपको मोमेंटम दे सकते हैं, ट्रेडिंग प्ले आपको दे सकते हैं। आज थोड़ा डाउन है फ्राइडे से, लेकिन मुझे लगता है आज इंट्राडे में कवर कर लेंगे। 650 अगर होल्ड हो गया तो BPCL आपको 20-25 रुपीज का अवसर देखने मिल सकता है। 530 के ऊपर HPCL आपको 4 से 5% का मोमेंटम देखने मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर रखिएगा नजर। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स 100 रुपए नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। अब प्री ओपनिंग ट्रेड्स देखिए सेटल हो चुके हैं और ये आज इतना ही नीचे खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज 1% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो CLSA ने जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए 1600 रुपए का लेवल दिया है, अब उसके ऊपर नजर रहेगी सबकी। बाकी शेयर भी देखिए थोड़ी कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स, पिंकन स्पिरिट्स, ये भी कमजोर खुलने की तैयारी करते हुए। लेकिन एक शेयर जो हमने आपको शुक्रवार को सुबह बाजार खुलने से पहले ही बता दिया था और सबसे ज्यादा गिरावट F&O स्पेस में उसी में देखने को मिली, हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम की। 3-3.5% नीचे आज भी ये खुल रहा है और F&O में नई पोजीशंस बनाने के लिए इसके ऊपर बैन लग गया है। पहले दिन ही पूरी लिमिट भर गई। ये बताइए इसके क्वालिटी कैसी है कंपनी की, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं अभी भी इस भाव पर भी महंगा है, कितना और फिसल सकता है? जिसके पास हो उसको क्या करना चाहिए और नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? 4-5 सवाल हैं, जवाब दीजिए। आई थिंक हेमंत, पहली बात तो फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए और दूसरी बात इनका जो बिजनेस मॉडल है वो अभी भी वेल एस्टेब्लिश नहीं है। आई थिंक मैं समझता हूं कि क्लियरली जो ई-कॉमर्स स्पेस में इनका मॉडल है, यहाँ पे अगर हम इनके कैश प्रॉफिट्स देखें या कैश फ्लो देखें तो ये डेफिनेटली इतने सिग्निफिकेंट नहीं है अगर हम मार्केट प्राइस को कंपेयर करें। और हमको लग रहा है कि F&O में इस तरीके का काउंटर आना पहले एक सरप्राइजिंग बात है। F&O में आने के बाद जिस प्रकार का इनका फर्स्ट डे परफॉर्मेंस हुआ है, मुझे लग रहा है मार्केट शायद कैश सेगमेंट में इसको शायद प्रॉपरली वैल्यू न कर सकी, तो F&O में इसका झटका पहले दिन ही मिला। मुझे लग रहा है कि यहां से भी काफी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आ सकता है। आई थिंक इट इज बेटर टू कीप अवे। जिनके पास है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुनाफा या जो भी प्राइस मिल रहा है उसमें से निकल के जो भी कैपिटल कॉस्ट है जो निकलता है वो निकल ले, क्योंकि आगे शायद गिरावट और तेज हो सकती है। तो आगे के लिए भी संकेत है खराब, ये मानना है इस वक्त। तो देखते हैं इन्फीबीम में और कितनी गिरावट होती। जबरदस्त डिस्काउंट पर फ्यूचर्स में ये स्टॉक चल रहा था। आप सोचिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि लोग कितना डेस्परेट हैं बेचने के लिए। और 945 रुपए पर फ्यूचर बंद हुआ था और अगर 940 पर भी खुलता है तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर में और ज्यादा आपको कमजोरी होती दिखेगी आज के सेशन में। तो ये एक स्टॉक है जहां पर साफ तौर पर नजरें आपकी रहनी चाहिए। यूनिटेक एक और स्टॉक है, हालांकि छोटा स्टॉक है लेकिन खबरें बड़ी है। और यूनिटेक के लिए खबर यह है कि उनके MD संजय चंद्रा साहब गिरफ्तार हो चुके हैं धोखाधड़ी के एक मामले में। तो पहले मुंबई के पुजित अग्रवाल ऑर्बिट के चेयरमैन जेल गए और अब ये भी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक बड़ा संकेत है। 5.5% की गिरावट। अब परसेंटेज का कोई मायने इनके लिए रखता नहीं है। 5 रुपए का शेयर हो गया, क्या है अविनाश? मतलब ये वो वैसा हो गया कि शेयर का भाव उतना ही रह गया जितना कभी है ना डिलीवरी लेते तो ब्रोकरेज लगती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो गया कि मतलब यूनिटेक तो 20-20 हजार रुपए वाले भाव का शेयर हुआ। नहीं, बिल्कुल। अभी तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयरों में तो जैसे आपने कहा परसेंटेज का कुछ मायना नहीं रखता, बिकॉज ये 5%, 10%, क्योंकि बेस वैल्यू इतनी कम हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक स्ट्रांग सिग्नल है उन प्रमोटर्स के लिए कि जब भी कोई कंप्लायंस या कोई गलत चीज होगी तो डेफिनेटली इनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन शेयर से थोड़ा फंडामेंटली दूर ही रहे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी ये शेयर खरीद रहा है वो मेरे ख्याल से फंडामेंटल पॉइंट से एंट्री कर रहा है। तो ये प्योरली ट्रेडिंग बेट्स बचे। ये एक्चुअली फंडामेंटल से दूर रहने की बात जो अविनाश कर रहे हैं हेमंत, इसमें एक चीज में आज की तारीख में आप अगर यूनिटेक जैसे शेयरों का शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखें, एक भी फंड के पास या इंस्टीट्यूशन के पास शेयर नहीं मिलेगा। सही बात है, राइट।
यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सारे के सारे शेयर अब रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में हो गए। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि अगर किसी शेयर के किसी सेक्टर के फंडामेंटल खराब होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर कभी उससे निकल नहीं पाता। तो अगर आपने 500 में लिया तो आप में से 5 में कभी बिकेगा नहीं, 500 वाला 450 में भी नहीं बिकेगा, 400 में भी नहीं बिकेगा, 300 में भी नहीं बिकेगा। लेकिन फंड मैनेजर को ये लगता है तो वो 500 वाला 300 में भी लॉस बुक करके निकल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक 30 हो जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। चलिए, तो नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो रहा है, ट्रेडिंग का देखिए आज ही से है दरअसल। तो ये एक सीख अनिल की तरफ से, और ये वित्त वर्ष आपके लिए खूब मुनाफे भरा हो, ये पूरी की पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से। बस 2 मिनट बचे हैं और कारोबार की शुरुआत होने वाली है। 9,200 के ऊपर ही शुरुआत होगी, इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। और खुलते ही सेंचुरी मारने के मूड में सेंसेक्स भी है। कौन से सेक्टर है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए? बार बार हम आपको बता रहे हैं, सीमेंट कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। अच्छा, आज नजर रहेगी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार के सेशन में हमने आपको उस दिन ये बताया था कि इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, और आज भी देखिए आरसीएफ जैसे स्टॉक्स मजबूत खुलने की तैयारी करते हुए। तो फर्टिलाइजर सेक्टर को जो चाहिए था कैबिनेट की बैठक से, वो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद उनको मिल गया है और काफी अनएक्सपेक्टेड मिला है। इनको भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार सब्सिडी बढ़ा देगी और बढ़ गई, और इतना जल्दी फास्ट डिसीजन लिया। लेकिन फिर भी आज हम ये कहेंगे कि अगर आपने शुक्रवार को हमारे कहने पर खरीदारी की और आज बड़ा गैप मिले तो आप प्रॉफिट बिल्कुल सही, बजाय इसकी खरीदारी करने के फ्रेश खरीदारी करें। अच्छा, एक और चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही थी, तो अगर खरीदना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें, और अगर आप उस तरह के ट्रेडर हैं जिन्हें जनरली लॉस बुक करना नहीं आता, वो आम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि किसी आपकी स्पेशल प्रॉब्लम, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए, और वो ये कि ट्रेडिंग हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में करें। सही बात। ताकि क्या है कि अगर आपके पास गलती से कभी कोई स्टॉक रह भी गए तो वो 500 वाला 5 नहीं होगा, कभी न कभी आपको फिर से एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। फिलहाल आज जो शुरुआत होती दिख रही है सीमेंट शेयरों के नंबर, एक्चुअली आज की तेजी को पूरी तरह से लीड करने का काम सीमेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी जो 9,200 के ऊपर दमदार ओपनिंग के संकेत दे रहा है, 46 अंक मजबूत, क्या शानदार शुरुआत पहले ही दिन की फाइनेंशियल की। और मैं बता दूं 9,218 अब तक का लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर हम खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो अगर 9,220 पर खुल जाते हैं तो ये नया लाइफ टाइम हाई होगा निफ्टी के लिए, 2 पॉइंट से ही सही। बैंक निफ्टी हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई 29,687, जी हाँ, इसके उससे थोड़ा दूर है, माफ कीजिएगा 21,696 बैंक निफ्टी का, तो वहां से दूर है। 29,687 जो लाइफ टाइम हाई है वो है सेंसेक्स का, नहीं सेंसेक्स का 52 हफ्तों का हाई है, 52 हफ्तों के हाई के आसपास खुलने के संकेत सेंसेक्स दे रहा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग आपके सामने लेवल थे। और सबसे बड़ी तेजी की जो एक कंट्रीब्यूशन आएगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से आएगी, 1.5% मजबूत रिलायंस खुलता हुआ दिख रहा है, और इसका असर भारतीय एयरटेल पर 1.25% के नुकसान के साथ यहां पर शुरुआत होगी। आइडिया बार हो चुका है निफ्टी से, अब इनके लिए राहत की बात होगी कि इंडेक्स वेट सेलिंग नहीं होगी। 140 अंक मजबूत खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 40 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। मैं खुलते ही देख लूं कि क्या निफ्टी ने नया हाई बनाया, 9,220। जी हाँ, निफ्टी का रिकॉर्ड हाई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के पहले दिन रिकॉर्ड स्तरों को छूता हुआ निफ्टी 9,200 के पार निकल 9,220 अब तक का लाइफ का सबसे उच्चतम स्तर ये आपकी स्क्रीन पर निफ्टी पर है इस वक्त। तो एक दमदार शुरुआत होती दिख रही है, और ये दमदार शुरुआत कहां से आती हुई दिख रही है? रिलायंस 2% की बड़ी तेजी के साथ, और उसके ठीक पीछे एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक दमदार शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ऑटो शेयरों में रफ्तार है, महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स तेजी में अपना योगदान देते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर कमजोरी है भारतीय एयरटेल में 1.5% के नुकसान के साथ। यूनाइटेड स्पिरिट्स सिर्फ 5%, 111 का आंकड़ा इनके लिए शुभ नहीं है, ये इतने कमजोर हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज 2.5% कमजोर, भारतीय 1.25% कमजोर, यहां से नुकसान है। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, टोरेंट ग्रुप के दोनों शेयर 1% कमजोर खुलते हुए। इंडिया सीमेंट 2% के मुनाफे के साथ टॉप गेनर, उसके बाद है अंबुजा। जेट एयरवेज, इंटरग्लोब दोनों मजबूत है। एस्कॉर्ट्स में तेजी होती दिख रही है, और सीमेंट शेयरों में, ऑटो शेयरों में, बैंकिंग शेयरों में बड़ा उछाल है। बिल्कुल सुपर प्रदर्शन। आप सेंचुरी सेंसेक्स में खुलते ही जड़ी है, नए रिकॉर्ड स्तर पर हम कारोबार कर रहे हैं। इंडोको रेमेडीज के लिए खराब खबर का अभी भी देखिए 2 ऑब्जर्वेशन से यूएस एफडीए संतुष्ट नहीं है, और 8% की बड़ी गिरावट शुक्रवार की गिरावट के बावजूद यहां देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में कमजोरी और गहराती हुई, ग्लोबल स्पिरिट 3% नीचे, पिंकन स्पिरिट 3% नीचे, यूनाइटेड ब्रूवीज में भी देखिए 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कमजोर और कौन से सेक्टर्स हैं? विप्रो, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स कमजोर हैं, और एफआईएस की निवेश सीमा जो बढ़ चुकी है
उसके चलते देखिए अब IGL को बैन में डाला गया है और अब वो भी देखिए 1% कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। SPBP करीब 1% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एविएशन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट इंटरग्लोब के अलावा तनेजा एरोस्पेस 6% मजबूत है। और सीमेंट पैक पर रखिएगा नजर, प्रिज्म सीमेंट देखिए 4% ऊपर, हेडलबर्ग सीमेंट 3% की बढ़त के साथ खुला है। इंडिया सीमेंट 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक तो मजबूत है ही, अच्छी तेजी देखी जा रही है भारतीय बाजारों में। और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो घटी हैं उसका फायदा लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स को भी मिला है। गति, स्नोमैन जैसे स्टॉक्स देखिए 2% मजबूती के साथ आज के दिन ट्रेड करते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो दिग्गज है जिसने बाजार का मूड आज भी सुधारने का काम किया है। 2% मजबूत होना सबसे ज्यादा बाजार में अगर एक शेयर इस समय कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसके दम पर 9,200 के ऊपर हम टिके हुए हैं तो वो रिलायंस ही होगा। कुछ ही देर में हम कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये स्टॉक। देखिए 12 अंक इसी की वजह से आज तेजी है, तो बाजार की आधी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज की और बची हुई तेजी सीमेंट शेयरों से आती हुई दिख रही है और ऑटो शेयरों से आती हुई दिख रही है। तो ये है आज के स्टार परफॉर्मर जो दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और वायदा कारोबार के नए खिलाड़ी अभी भी तेजी की रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब। रिलायंस डिफेंस 1% मजबूत, इंडियन बैंक 1% मजबूत, डालमिया भारत 1% मजबूत। तो ये कुछ एक शेयर हैं जहां पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो साफ तौर पर है इंडिया सीमेंट। वायदा कारोबार में टॉप गेनर 2.25% मजबूत और ओपन इंटरेस्ट में 1% का इजाफा। सीमे बताएं इसके चार्ट्स, क्या 167 के आसपास ये सही लेवल है खरीदारी करने के लिए? जी मुझे लगता है कि सही लेवल बिल्कुल है क्योंकि चार्ट काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मेरा टारगेट पहला टारगेट होगा 172 से 174, यही इसका रिसेंट हाई है। क्रॉस करने के बाद नया मोमेंटम भी इसमें मिलेगा, 180 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। बहुत ही छोटी अवधि के लिए भी अगर ये स्टॉक कोई उठाने के लिए कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। चार्ट काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बाइट खरीदारी करिए। आज नीरज की टीम में मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक भी था ये और क्या जबरदस्त प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया है। राधाकृष्ण दमानी जी ने 55-60 रुपए के लेवल पर इस शेयर में एंट्री की थी, वहां से क्या परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली है, जबरदस्त स्टॉक का। इसके अलावा आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस समय, जहां पर अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है। तो आपको ACC नजर आएगा। हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करिए। HDIL में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है फिर से, और रिलायंस डिफेंस में भी मजबूती। रिलायंस डिफेंस ये कैसा लगता है आपको गौरव, क्या यहाँ पर और मजबूती देखने को मिल सकती है? पहला दिन FNO का तो इसके लिए बहुत ही शानदार रहा है और आज सेकेंड डे FNO में, ये बताइए और भाग सकता है क्या? जी पॉसिबिलिटी है, वैसे मोमेंटम है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा देखने मिल सकता है। अग्रेसिव इसमें ना हुई है लेकिन आप 6650 के स्टॉप लॉस उसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको ये 71 के करीब 72 के करीब लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, और इस बीच बाजार 9200 के आसपास टिके रहने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और होल्ड हो रहे हैं। अच्छी बात है कि गैप से खुलने के बाद ये लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी 21,500 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। इस वक्त साफ तौर पर कहना होगा कि अच्छी मजबूती। इंडिया सीमेंट के साथ साथ अब श्री सीमेंट देखिए सेकंड टॉप गेनर पर आता दिख रहा है वायदा कारोबार में। श्री सीमेंट भी इसी सीरीज से शुरू हुआ है वायदा कारोबार में आना, तो यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये एक और स्टॉक है, यहाँ पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। जेट और इंटरग्लोब ये दो और स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मानस, इन दोनों में से क्या पसंद है आपको? बिल्कुल जेट को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं, अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गिरावट पे बाई करें क्योंकि ऑलरेडी हम अगर 5-6 ट्रेडिंग सेशन देखें तो 460 से स्टॉक लगातार चल रहा था। जब भी गिरावट मिले 515 और 505 की रेंज में तो वहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉसेस 485 के नीचे लगाएं। स्टॉक में पोटेंशियल तो अभी भी अपसाइड दिखता है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 590 595 तक के लेवल्स जेट एयरवेज में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी गिरावट के स्टॉक को बाय करें तो बेहतर रहेगा। सुपर स्टॉक रहा है और आप देखिए इस शेयर पर नजर होनी चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यूनिटेक के लिए खराब खबर तो हमने आपको बताई, संजय चंद्रा जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है 11% नीचे देखिए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इन्फीबीम के लिए आज का दिन भी काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो इस सीरीज इस नए फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है डेल्टा कॉर्प। आप देखिए डेल्टा कॉर्प में आज भी क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। डिमोनेटाइजेशन की खबरों पर इस शेयर में बड़ी पिटाई भी हुई और आज
इस शेयर ने भी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छू लिया और हम कह रहे थे कि ये स्टॉक बहुत तेजी से रिकवर करने वाला है और हम 250 रुपए की टारगेट की भी बात कर चुके हैं। ये बताइए सिमी, डेल्टा कॉर्प ये कैसा लगता है? नया 52 वीक हाई इसने आज फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही छू लिया है और आपका टारगेट क्या होगा इस पर? देखिए, पहले तो 195 का लेवल जो था, जो मेरा नजर में था, क्योंकि वही इसका ऑल टाइम हाई था। आज ये वो लेवल क्रॉस कर चुका है, 195 के आसपास वो लेवल था और ये स्टॉक अगर 195 से ऊपर जाके मेंटेन कर रहा है, मतलब और आधा घंटा या 15 मिनट चलिए 15 मिनट इस 195 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो 205 से 210 का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रांग है, मेंटेन करना पड़ेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 189 या 190 से नीचे 210 तक का टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। 199 रुपए 90 पैसे, ये मतलब समझिए 200 रुपए का लेवल इसने आज छू लिया है। बिल्कुल, कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में इसने क्या भागा है, मतलब जबरदस्त तेजी होती हुई दिखी। और हम लगातार ये कह रहे हैं, देखिए कि इस स्टॉक के भी फंडामेंटल्स मजबूत है। जब लाइन लगाकर लोग घुसने के लिए इंतजार करें कि हमें घुसने दीजिए कैसीनो में, एंट्री रोकी जाए भाई कि अब और जगह नहीं है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कंपनी ने जो नया बिजनेस मॉडल बनाया है और आप इसके ऊपर विस्तार से बता सकते हैं। ब्रिक से क्लिक की तरफ अब इंटरनेट पर घर घर पहुंचने की कोशिश है इस कैसीनो की। एक तरह से कोई भी वेबसाइट खोले और वहां पर कामकाज कर सकता है। तो ट्रेडिंग तो लोग करते ही थे अब तक, और अब यहाँ पर सेवाएं भी अपनी देनी शुरू कर रही है। ये बताइए, ये आपको बिजनेस मॉडल कैसा लगा और आपका टारगेट क्या है इस पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन जो कॉम्बिनेशन है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। मेरे ख्याल से इंडिया में तो ये काफी बड़ा मार्केट है। आई थिंक इंडियंस बाय नेचर ट्रेडिंग करने की चाह रखते हैं और जिस प्रकार का ग्रोथ मॉडल है इनका, मुझे लग रहा है कि हेमंत, एटलीस्ट अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 240-250 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। आई थिंक हमको दमन का जो इनका कैसीनो है ये फाइनल स्टेज में है कमीशन होने के लिए, तो यहाँ से जो ट्रिगर आएगा वो मेरे ख्याल से स्टॉक को आगे और रिलेट करेगा। बट ओवरऑल डेफिनेटली 195 और 200 के बीच में अगर कोई खरीदना चाहे तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डेफिनेटली प्राइस रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा आ सकता है। तो डेल्टा कॉर्प में अभी भी काफी, इस बीच लिकर स्टॉक्स पर मैं देखा था, कैश मार्केट के लिकर स्टॉक्स भी खराब होते दिख रहे हैं। रेडिको खेतान मेरे स्क्रीन पे 5% नीचे दिख रहा है, तो ये स्टॉक भी तेजी से गया है। ग्लोबस भी 4% नीचे, ग्लोबस नीचे। तिलक नगर तो खैर ठीक है 2%, उसमें क्या गिरेगा 13 रुपए में, लेकिन बाकी अच्छा। इस बीच बजाज ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं, 2,72,000 यूनिट्स बेची है बजाज ऑटो ने मार्च में, 2,72,000, तो करीब 11% की बिक्री घटी है टोटल। और वैसे भी देखिए, ये जो कंपनी है वो विदेश में एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इनको आय आती है, तो यहाँ पर ज्यादा सेल्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एक्सपोर्ट का नंबर इनका किस तरह का निकल कर आता है। तो यहाँ का नंबर तो जनरली थोड़ा ठंडा ही रहता है, और देखिए मार्च के महीने में भी ठंडा रहा है। 11% कम गाड़ियां इन्होंने बेची हैं पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल मार्च के महीने के मुकाबले। लेकिन मोटरसाइकिल की बिक्री देखिए करीब 8% घटी है इस महीने में। और एक्सपोर्ट का फिगर एक बार देख लेते हैं, वो बढ़ा या नहीं, क्योंकि ये शेयर तो एक्सपोर्ट के फिगर के दम पर ही बढ़ता या गिरता है। अब तक जो दो आंकड़े आए, मोटरसाइकिल की बिक्री घटती हुई और ओवरऑल बिक्री भी घटती हुई दिख रही है। तो ये आंकड़े अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं अगर बजाज ऑटो का, लेकिन फिर भी देखेंगे आगे बाकी टीवीएस के आंकड़े किस तरह के रहते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच बाइक्स की बिक्री घटना ये थोड़ा सा, हालांकि बजाज ने पहले कह दिया था कि BS4 को लेकर उनको दिक्कतें नहीं, तो इनके अगर आंकड़े खराब है तो वो BS3 वाली दिक्कतों को हटाकर ही है, सही बात है। और 3 व्हीलर के आंकड़े भी अभी जो इन्होंने पेश किए उसमें भी 33% की कमजोरी ही देखने को मिल रही है। तो नंबर्स कमजोर है, बस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये शेयर गिरता या बढ़ता तो एक्सपोर्ट की फिगर के आंकड़ों की वजह से, बाकी नंबर्स कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं। इसलिए देखिए शेयर ठंडा पड़ा है। एक्सपोर्ट की बिक्री भी आंकड़े भी आ गए, अनुकूल 1% बढ़े हैं, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में। तो एक्सपोर्ट्स में तो कुछ खास इंपैक्ट आज देखिए इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है शेयर में। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर हैं जो आज रहेंगे एक्शन में। इस बीच बाजार 9,200 से थोड़ा सा नीचे आए हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर हुई है, लेकिन फिर भी मिड कैप शेयरों में 0.5% की मजबूती। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स और सेक्टर्स हम आपके लिए चुनने वाले हैं, देखेंगे कहां पर एक्शन होने वाला है। इस बीच एक और सेक्टर जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, डिफेंस वाले शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज डिफेंस के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि खबर आ रही है कि क्रूशियल डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग टुडे
टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी, अगर इस खबर में कुछ दम है तो मेरे ख्याल से इस वजह से स्टॉक्स हो सकता है भाग रहे हो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाली पॉलिसी की वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की जो क्योंकि आप देखिए BEL, रिलायंस डिफेंस, ये 2 स्टॉक हैं जो बड़ी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। BEL के लिए कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, दरअसल इन्होंने बताया है कि किस तरह के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, तो अच्छा ऑर्डर इन्होंने बुक किए हैं, इसके चलते BEL मजबूत है। और रिलायंस डिफेंस पे तो हमने अभी सवाल पूछा। भारत फोर्ज एक और स्टॉक है जहां पर अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी आती है डिफेंस को लेकर तो उसको फायदा होगा। तो 3 स्टॉक FNO में है जो डिफेंस वाली इस खबर से प्रभावित हो सकते हैं। अब चूंकि प्राइस मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, पहले मैं भी सोचा था खबर कितनी बड़ी है नहीं है, लेकिन इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात दिख रही है कि एक कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आ सकें इन प्राइवेट कंपनियों में, और इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री आज मीटिंग करने वाली है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हो सकती है। अविनाश, डिफेंस स्टॉक्स पर क्या फिर मौका है खरीदारी करने का? BEL, भारत फोर्ज और रिलायंस डिफेंस, ये 3 स्टॉक वायदा कारोबार में। नहीं, मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शायद सबसे अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि डिफेंस में डेफिनेटली अगर फ्रेश ऑर्डर्स आते हैं तो पहले सरकारी कंपनीज को आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक भारत फौज और रिलायंस डिफेंस में तो डेफिनेटली FNO का इंक्लूजन भी एक फैक्टर है जो स्टॉक को एक्शन में रखेगा। बट डेफिनेटली रिलायंस डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों शेयर पे नजर रखे। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। सर, रिलायंस डिफेंस में जब तेजी होती है तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी पेरेंट कंपनी में भी तेजी होती है और SKIL में भी तेजी होती है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी लेकिन आज से नजर रखिएगा। BEL 160 रुपए का हो गया है मेरे ख्याल से वो स्प्लिट और डिस्काउंट बोनस के बाद में। अच्छा, ये तो ट्रेडर्स के लिए एकदम सही प्राइस हो गई, जहां पर क्योंकि पहले तो 1200-1300 रुपए में लोगों को डर लगता था खरीदे, लेकिन अच्छा मैंने अभी देखा प्राइस कि 160 रुपए का हो गया। चलिए, तो BEL पर नजर रखिए, खास तौर से सबसे ज्यादा पसंद अविनाश को BEL है, इसके अलावा रिलायंस डिफेंस और 11% डेल्टा को भाग गया। हाँ, वेरी गुड। तो तेजी रुकी नहीं रही, अब 200 रुपए के देखिए ऊपर चला भी गया और वहां पर खड़ा हुआ है। तो तमाम स्टॉक्स एक्शन में, और ऐसे ही स्टॉक्स जो और आगे एक्शन बताने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और निफ्टी फिर से 9,200 के पार और क्रेडिट गोज टू ओनली वन स्टॉक, ओनली विमल। बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो कह रहे हैं। अच्छा, आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी नियति बता रही थी 1500 रुपए CLSA। हाँ, CLSA की ब्रोकरेज रिपोर्ट हो। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स को जितनी टेंशन किसी एक शेयर से दी है, कंपनी से आई है तो इधर से आई है। भारतीय इंफ्राटेल 3% नीचे, भारतीय इंफ्राटेल 2% नीचे और भारतीय इंफ्राटेल 3% नीचे। ये है रिलायंस। क्या ड्रीम रन चल रहा है अविनाश? रिलायंस आपने ले लिए, ये बताइए कितने लिए? सिम लिया है और वो डोंगल भी आपने लिया है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने तो ऑलरेडी पहले ही लिया था। बट बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो रिलायंस ने अभी काफी कॉम्पिटिटर्स को हर बार अपने मूव से सरप्राइज किया है, और हमको लग रहा है कि यही एक कारण है कि अभी जो आने वाले जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स होंगे वो काफी प्रेशर दिखाएंगे आरपूस पे। और आगे भी मुझे लग रहा है जैसे कि प्लेयर्स आइडिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, भारती है, इन सारी कंपनी से ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी मार्जिन एक्सपेंशन होगा। इनफैक्ट मार्जिन घटने की चांसेस ज्यादा है। आई थिंक क्लियरली फोर्थ क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग रहना चाहिए फॉर ऑल द प्लेयर्स। इनफैक्ट मार्जिन में डेफिनेटली हमको और थोड़ी कटौती आगे 2-3 क्वार्टर्स के लिए देखने को मिलेगी। और ये पूरा जो इम्पैक्ट है वो रिलायंस ने क्लियरली मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए किया है। आई मीन 15 अप्रैल के बाद जब फ्रेश नंबर्स आएंगे तभी मेरे ख्याल से और थोड़ा सा अपटिक स्टॉक में देखने। तो ऐसा नहीं कि सरप्राइजेज की अंत हो रहा हो, आपको और पॉजिटिव सरप्राइजेज यहाँ पर मिलते रहेंगे। 4.25% ऊपर। सिमी, आप तो सुबह से ही कह रही थी कि ये शेयर मैं जरूर खरीदना चाहूंगी, एक बार बताइए आपका टारगेट क्या है? जिन्होंने आपकी राय पर खरीदे हैं उनको कहां पर कौन से स्तरों का ध्यान रखना चाहिए आज के दिन? हेमंत, मैंने 1380 का टारगेट दिया था। मैंने वो ओवरऑल टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म के लिए। अभी 1370 के आसपास चल रहा है। मैं क्या करूं, इतना ऊपर चढ़ गया है। अब 1380 जो मैंने टारगेट दिया था वो फिबोनाची का एक लेवल था, तो हो सकता है उसी के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस मिल जाए।
वो लेवल अगर क्रॉस करके रिलायंस आज सस्टेन कर सकता है तो बहुत जल्दी 1400 से 1410 का लेवल देखने को मिल सकता है। 1380 मेरा रेजिस्टेंस था, तो अगर मेरे ख्याल से मेरे क्लाइंट्स अगर ये स्टॉक होल्ड कर रहा है तो हो सकता है 1380 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा, क्योंकि इतना बड़ा रैली इतना बड़ा स्टॉक में एक ही दिन में मिल गया तो ये काफी है। एक दिन का ये जो आ गया है इनकम वो भरपाई एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना है, उसके बाद थोड़ा सा डिप में खरीदेंगे और ऊपर का लेवल्स देखेंगे। ओवरऑल अच्छा चार्ट है, पर इतना बड़ा रैली आज हो गया है, काफी है। 9 साल का हाई है। बिल्कुल, ट्रेडर्स ऐसे में सही कह रही है, एक दिन में इतना पैसा, वो भी इतने बड़े स्टॉक में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब ट्रेडिंग करें तो आप क्वालिटी स्टॉक्स में करें, तो कभी भी किसी भी प्राइस का आपके पास रह भी गया, आपको लॉस में बेचने की आदत नहीं है तो आगे पीछे आप पैसा बनाकर निकलेंगे, कम से कम अपनी कैपिटल नहीं तोड़ेंगे। सही बात ये है। एक बड़ी बात है। नए फाइनेंशियल ईयर पर डॉक्टर अनिल सिंघवी की इस राय को नोट कर लीजिए और इसको जरूर फॉलो करिएगा। देखिए आपका पैसा बनेगा और हमें भी खुशी होगी। हेमंत, एक और स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन होने की तैयारी होती दिख रही है फिर से कई दिनों ठंडा होने के बाद, वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल देखिए 2% मजबूत होता दिख रहा है, 7% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मानस, इसके चार्ट देखकर बताइए क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि खबरें लगातार इसमें काफी दिनों से चल रही कि गूगल के साथ किसी बड़े टाइप की खबर आ सकती है। अब आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन स्टॉक ने करेक्शन पूरा कर लिया है क्या? चार्ट पर देखिए क्या सिचुएशन है इसके लिए। देखिए जनवरी से लेकर मार्च मिड तक हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी। 340 से 600 तक स्टॉक ने रैली दिखाई थी। पिछले 2 हफ्तों में स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने आज फिर से सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अप ट्रेंड में स्टॉक है। मैं समझता हूं कि यहां पर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेज करीब 514 के नीचे लगाएं तो बेहतर रहेगा, एक सेफ स्टॉप लॉस है। और उम्मीद करिए कि एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें स्टॉक 605 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक चार्ट और दिखवाना है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का। मानस, आप ही देखकर बताइए, क्योंकि एक खबर तो आ गई अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब अगली खबर आएगी उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, लगता है कि अब जल्द उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी गुजरात और दूसरे राज्यों के मॉडल के तहत। और उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा फोकस भी है। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा हिस्सा जो है यूपी से आता है आय का। तो ये इसके आज की गिरावट के बाद चार्ट्स कितने कमजोर हुए हैं और आपका टारगेट क्या होगा यूनाइटेड स्टेट्स पर? मानस, देखिए कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने नेगेटिव संकेत दिए थे जब स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके नीचे ट्रेड करने लगा था। आज इंपॉर्टेंट यह है कि जो रैली हमने 1800 से लेकर 2400 देखी थी, उस रैली के 61.80% इंटरेस्टमेंट लेवल के नीचे स्टॉक फिसल गया है, जो कि काफी नेगेटिव संकेत है। मैं समझता हूं कि इस ब्रेकआउट के बाद, डाउनसाइड ब्रेकआउट के बाद आप उम्मीद करिए कि कम से कम 1900 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हर उछाल पे जब स्टॉक 2050 और 2070 की रेंज में आए तो वहां बिकवाली करें, अपने स्टॉप लॉसेस 2150 के ऊपर लगाएं और 1900 रुपए के टारगेट सेट करके चलें। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली के मौके अब भी हैं। 2040 तक आ चुका है स्टॉक गिर के। भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल, क्या यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए गौरव? इंफ्राटेल में मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। 318 का एक सपोर्ट है, 318 के नीचे आप इसको बेच सकते हैं। 322 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में आपको 310, 308 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। भारतीय मैं समझता हूँ हर लेवल्स पे, ऊपरी लेवल्स पे अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतर मुनाफा होगा। यहाँ पे थोड़ा एक बाउंस बैक आपको 4-5 रुपये का देखने मिल सकता है, तो उसमें आप पे स्टॉप लॉस टेकर हो सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर रखिए। डेल्टा कॉप बार बार नजर जा रही है क्योंकि कई समय बाद ये 200 रुपए के अब ऊपर देखिए टिक गया है। और क्या सही टाइम पे स्पॉट किया आज सुबह आपने, जब उसके बाद स्टॉक में पूरी तेजी तो स्क्रीन पर हुई है। सबसे बढ़िया बात है कि लोगों को खरीदने का मौका मिला। सही बात है। और हम तो कहते थे कि ये शेयर 150 रुपए के भाव पर स्टील है। अच्छा, जब ये 195 से करेक्ट हुआ था तब राकेश झुंझुनवाला ने उस समय काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी की थी और रिपोर्टिंग भी उसकी हम लोगों ने की थी। और आप देखिए वापस से क्या तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। अच्छा, डीसीडब्ल्यू देखिए अच्छा मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। डिशमैन फार्मा, इस स्टॉक की भी ड्रीम रन हुआ है, 4% मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। सिमी, आप ट्रैक करती हैं क्या डिशमैन को? कुछ दिनों पहले डेल्टा कॉप पर भी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, डिशमैन पर भी देखिए उन्होंने खरीदारी करी है, उनके पीएम पढ़ने। हाँ, और भागा भी था। तो ये भी क्या दौड़ लगा सकता है? और डिशमैन के चार्ट कैसे दिखते हैं सिमी आपको?
जी बिल्कुल हेमंत, मुझे लगता है डिशमैन जहां पे है और जैसा फॉर्मेशन के साथ आया है, कोई भी डीप में खरीदारी करने का था। ये स्टॉक एक गैप छोड़ के आया था, जो गैप इसका करीब 278 और 287 के बीच में था, और आज फ्राइडे को ये स्टॉक उस गैप को क्लोज करने का कोशिश किया था। मतलब इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद जब गैप टेस्ट करने के लिए आ रहा है तो वो गैप सपोर्ट का ही काम किया है, और आज ये स्टॉक वापस चल गया है। मिनिमम टारगेट 320 का समझिए हो जाएगा, क्योंकि 320 का ही इसका 321 का इसका 29 मार्च का हाई था। 321 क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम मिलेगा, और हो सकता है ये 30-40 रुपया ऊपर में और जा सकता है। मतलब 350 से 360 रुपया का टारगेट इसका शॉर्ट टर्म का आ रहा है। तो 320-21 का इनिशियल हार्डल, और उसके बाद 350 से 360 रुपया का टारगेट, वो भी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। ओके, एक और स्टॉक नेटवर्क 18 रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स के और हमारी पेरेंट कंपनी भी और रिलायंस ग्रुप की कंपनी भी, ये भी 7% आज ऊपर है। तो ये स्टॉक भी, और डिस्क्लेमर नेटवर्क 18 के लिए भी सीएनबी से आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है, टीवी 18 और नेटवर्क 18 सब रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। इस बीच अगर कमजोरी कहीं होनी है हेमंत, मुझे लगता है एक स्टॉक बहुत तेजी से गिरने को तैयार है, इसमें कुछ हो रहा है, कुछ तो है स्टॉक, टोरेंट फार्मा। मुझे भी लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर श्री सीमेंट वो छोड़ दी, क्योंकि श्री सीमेंट में 5,500 शेयर ही बढ़े और वो नया खिलाड़ी है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं बढ़ा है तो वो टोरेंट फार्मा में 10.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक 2.5% कमजोर हो गया। मुझे याद आ रहा है, इसका मतलब कोई न कोई खबर आने वाली है। टोरेंट फार्मा इस तरह से गिर नहीं सकता, कोई न कोई बिना न्यूज के, बिना रीजन के। 3.5% अब नीचे, 1510 में हमने स्टॉक देखा, 1460। जरा न्यूज का कोई पता लगा, हमारी रिसर्च टीम तुरंत हमें पता लगाकर बताने की कोशिश करेगी कि क्यों ये स्टॉक इतनी तेजी से गिर रहा है। 4.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है टोरेंट फार्मा। पोजीशनें बहुत बड़ी बन रही हैं, पोजीशन बनी है, और स्टॉक में तेज गिरावट आती हुई दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में। इसका मतलब क्लियर कट है कि कुछ तो बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। गौरव, फटाफट आप वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताएं क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास है तो बेच दें, क्या शॉर्ट करने के मौके अब भी हैं? शॉर्ट करने के मौके तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको एक बार रख सकते हैं। 1470 1470 के स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे फ्राइडे को टॉप गेनर्स में ये तब भी था, काफी अच्छे इसमें लॉन्ग्स बने थे, 2-3 दिनों से अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं। तो अगर इसमें कुछ न्यूज आती है तो कहना डिफिकल्ट है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 1470 होल्ड करता है तो फिर आपको 1520 1530 आज ही आपको देखने मिल जाएगा। 1470 के नीचे कितना कमजोर होगा ये बताइए आप। तो 1470 के नीचे इसमें एक अग्रेसिव अनवाइंडिंग आ सकती है, और ये आपको एक बार ले जा सकती है 1410 के करीब। एक्सचेंजेस को तो इन्होंने अब तक कोई सूचना नहीं दी है। मैं इस बीच एक्सचेंजेस देख रहा था, तो बीएससी एनएससी को तो इन्होंने कोई सूचना दी है, लेकिन पोजीशंस तो तगड़ी बन नहीं, कुछ खबर इसमें पक्का बिना न्यूज के इस तरह का ये क्योंकि जनरली ये स्टॉक ऐसे इतने एक्टिवली ट्रेड होते नहीं है। और सुबह सुबह अगर टोरेंट फार्मा जैसे शेयर में अगर इतनी तेजी से पोजीशंस बने हैं और स्टॉक तेजी से नीचे है तो कुछ तो बात है। तो देखिए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस स्टॉक में, लेकिन बड़ी तेज गिरावट हुई है। ठीक बात है, चलिए तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इंडिया सीमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, टॉप 3 एफएनओ गेनर्स। उसके बाद एसआरएफ, ये भी जिस दिन दौड़ लगाता है, बहुत अच्छी दौड़ लगाता है, तो इस पर भी रखिएगा नजर। 2% की मजबूती यहां पर अब भी देखने को मिल चुकी है। और सीमेंट कंपनियां, एसीसी, अंबुजा भी देखिए इंडिया सीमेंट के बाद अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाती हुई अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन 9,200 के नीचे आ गया है निफ्टी। और क्यों आया है नीचे? क्योंकि आप देखिए ऑटो शेयर कमजोर हैं। बजाज ऑटो अब 1% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी दबाव में ही ट्रेड कर रही हैं मोटा मोटी। तो एक गिरने वाले शेयर के सामने लेकिन 3 बढ़ने वाले शेयर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। बिल्कुल, तो ओवरऑल रुझान ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ अब हरे निशान से, और यहां से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होती हुई दिख रही है। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। अविनाश, गौरव, मानस और सिमीश, शुक्रिया आप सबका आज सुबह हमारे साथ जुड़कर पहला सौदा में हमारे दर्शकों को बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय।
बाजार 125 अंकों पर है। सेंसेक्स पर निफ्टी एग्जैक्टली 9,200 के आंकड़े पर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप शेयर में 1.5% का है मुनाफा, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी 9,200 पर है, तो एक अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। इसे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जहां तेजी है वहां है रिलायंस, सीमेंट, ऑटो, सेलेक्टिवली ये तमाम शेयर हैं जो मजबूती दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब। गौतम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बेहद शानदार रहा पिछला फाइनेंशियल ईयर, तो इस फाइनेंशियल ईयर से भी उतने ही दमदार रिटर्न्स की उम्मीद की जाए, गलत तो नहीं होगा सर? देखिए, लास्ट ईयर तो लिक्विडिटी और पीई री रेटिंग का ईयर था, अर्निंग्स ग्रोथ अभी आना बाकी है। सो हम सबको उम्मीद है कि इस साल अर्निंग्स ग्रोथ आएगा और ये अर्निंग्स ग्रोथ सिक्लिकल रिकवरी से आने की गुंजाइश है। सो दिस शुड बी होपफुली द ईयर जिसमें फाइनली 3 साल के बाद अर्निंग्स ग्रोथ आ जाता है। पी रेशियोज थोड़े एक्सपेंसिव जरूर लग रहे हैं और लास्ट ईयर का बेस काफी हाई है उस मामले में। सो पी रेशियो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नाउ एवरीथिंग, द एंटायर स्टोरी इज ऑन अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। सर ये बताइए कि लिक्विडिटी के लिहाज से ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो रहा है, उसमें एफआईएस के फ्लोज आपको क्या उम्मीद है? यहां से थोड़े सुधरेंगे या फिर ठंडे रहने की अपेक्षा है आपको? देखिए, एफआई फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मायने कम रख रहे हैं हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि डीआईआई फ्लोज और स्टिकी डीआईआई फ्लोज जैसे एसआईपी बुक जो है हमारा, वो काफी मजबूत होता जा रहा है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट्स इन द लॉन्ग टाइम। सो और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी देखिए इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में फ्लोज की गुंजाइश ज्यादा है नहीं। Equities as an asset class is getting discovered in India finally। ये जो 3% equity to savings का रेशियो रहा है हमारी कंट्री में, वो यहाँ से बढ़ेगा और इसके कारण ये डोमेस्टिक फ्लो डिपेंडेंट मार्केट हो जाएगा, which is the most important development for us, I think। सर वो मैंने आपकी बात मानी, डोमेस्टिक फ्लोज डिपेंडेंट मार्केट रहने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है, वो पॉइंट आपका सर वेल टेकन है। लेकिन एफआईएस के फ्लोज क्या, इसका मतलब ये माने थोड़े ठंडे रहेंगे? मेरा सवाल वो था सर। जी, एफआई फ्लोज पहले से तो बहुत ठंडे हो गए हैं। पीक पे आप देखिए तो 24-25 बिलियन का भी फ्लोज देखा है हमने। अभी हम 3-4 बिलियन का रन रेट देख रहे हैं। देखिए, अभी 3-4 बिलियन का रन रेट भी अगर सालाना रहता है तो इट्स नॉट बैड। और ओनली थिंग दैट अपने मार्केट को वरी करना पड़ेगा कि एफआई फ्लोज नेगेटिव तो ना हो जाए, उसकी गुंजाइश हमें ज्यादा दिखनी नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में भी थिंग्स आर इम्प्रूविंग। एक स्टेबिलिटी का माहौल दिख रहा है फाइनली बहुत सालों बाद। वहां भी ग्रोथ रेट्स बढ़ने की, स्पेशली यूएस में लोग उम्मीद कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रहे हैं। सो आई थिंक ग्लोबली भी एक स्टेबिलिटी फैक्टर मैक्रो मार्केट्स में आ रहे हैं, तो उसके कारण आई डोंट थिंक शॉक इवेंट्स की गुंजाइश है। और जब तक शॉक इवेंट्स नहीं हो रहे हैं तब तक ऐसे हाई ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसे हाई ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि एफआई फ्लोज बरकरार रहेंगे एट अ लोअर लेवल। दैट वाज माय कंक्लूजन। और इस बीच हेमंत, एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, इन्फीबीम, निचले स्तर से जबरदस्त रिकवरी होती दिख रही है, अब 4% ऊपर हो चुका है। मैं देख रहा हूँ आज 920 का लो बनाने के बाद अब 990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक बैन में है, तो एफएनओ में बैन में आने के बाद शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है इस काउंटर पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्शन आज के सेशन में इन्फीबीम में देखने को मिल रहा है। बता दूं आपको कि जबरदस्त रिकवरी निचले स्तरों से इस स्टॉक में आई है, तो एक्शन भरपूर चल रहा है स्टॉक्स में ढेर सारा। एक और सेक्टर है जिस पर गौतम जी आपसे राय लेना चाहता हूं, और वो है एविएशन का। क्या लगता है आपको, इस सेक्टर के फंडामेंटल बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, निवेश के मौके हैं इसमें? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रैफिक ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा रहा है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप पिछले 2 साल ट्रैफिक ग्रोथ की जो नंबर्स हैं वो 20% प्लस रहे हैं और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहे हैं। सो वो बहुत ही अच्छी बात है। जहां पे प्रेशर बन रहा था पिछले साल, वो था प्राइसिंग पे, यील्ड पे। वो भी हमें अब रिकवर होते फाइनली नजर आ रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो भी पिछले साल नेगेटिव गया था इस इंडस्ट्री के लिए, वो था ऑयल प्राइसेस, क्योंकि दिस इज वेरी ऑयल प्राइस डिपेंडेंट बिजनेस। सो इस साल हम देख रहे हैं सो फार ऑयल प्राइसेस काफी स्टेबल हैं और नीचे की ओर ही जा रहे हैं। तो जो
तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, तीनों पॉजिटिव चल रहे हैं। सो एविएशन इंडस्ट्री डेफिनेटली आज की डेट में काफी अच्छा लग रहा है। और सर ऑटो में आपको कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगता है? क्योंकि पूरे साल अगर कंसिस्टेंसी देखने को मिली तो ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़ों में देखने को मिली, टू व्हीलर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया ओवरऑल। इस पॉकेट से अब आपका व्यू क्या है? अगले ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसमें कैसा रह सकता है? देखिए हमारा फोकस और हमें ऐसा लगता है कि अभी भी टू व्हीलर के अंदर जो प्रीमियम टू व्हीलर्स हैं, चाहे वो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हों या स्कूटर्स हों, वहां पे ग्रोथ अच्छा रहेगा। हालांकि ये ग्रोथ रेट पहले से कम रहेगा। पहले हम इसमें हाइपर ग्रोथ देख चुके हैं, 25% प्लस ग्रोथ देख चुके हैं, वो शायद कम रहेगा। दूसरा जो सेगमेंट है वो है कार्स का। कार्स एज अ सेगमेंट अच्छा करेगा, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा, पर उसके अंदर सिलेक्ट प्लेयर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ऑटोज अदरवाइज आप अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें, अगर रूरल रिकवरी हम देखते हैं विच इज मानसून डिपेंडेंट, देन ये ट्रैक्टर रिकवरी साइकिल विल कंटिन्यू। सो वो एक फंक्शन है रूरल रिकवरी का। बाकी सीवीज पे हम उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं अभी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि BS4 के कारण कॉस्ट ट्रक्स आर गोइंग टू गेट इन्फ्लेटेड, प्लस जनरल माहौल डिमांड का अच्छा नहीं है, प्लस DFCC आ रहा है, रोड टू रेल शिफ्ट होएगा धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरे ख्याल से अगर अगले 3 साल की बात करें तो प्रीमियम टू व्हीलर्स और कार्स, ये दोनों सेगमेंट पे हम कंटिन्यू रहेंगे बुलिश। बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के जो प्रयास सरकार कर रही है NPA की रिकवरी को लेकर, अब पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, हालांकि हो नहीं पाई पिछले हफ्ते, लेकिन ये बताएं सर इस पर, और साथ ही अब 6 तारीख को चूंकि पॉलिसी आने वाली है, क्रेडिट पॉलिसी RBI की तरफ से, आपका क्या व्यू है? देखिए बैंकिंग का जो NPA साइकिल है वो काफी लंबा चला है। लोगों की जो उम्मीद थी कि 3 साल पहले से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिकवरी आएगा, फिर बाद में ग्लोबल मेटल साइकिल खराब हो जाने के कारण रिकवरी तो नहीं आया, उल्टे NPA साइकिल और भी खराब हो गया है। तो अभी NPA साइकिल का वर्स्ट इज बिहाइंड अस। नया NPA फॉर्मेशन यहां से बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो दूसरी चीज होती है कि NPA का रिकग्निशन, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक कितना रिकग्नाइज कर चुका है। उसमें कुछ बैंक्स कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। सो जो बैंक्स NPA रिकग्निशन में आगे हैं, जो ऑलरेडी काफी हद तक लॉसेस बुक कर चुके हैं, उनकी प्रॉफिट्स में उम्मीद है कि आगे चलकर हम काफी अच्छा बढ़ाव देखेंगे। सो वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जिसपे हमारा फोकस बना रहेगा। बाकी सरकार के एफर्ट्स तो जारी है। देखिए NPA बना क्यों था? NPA बना इसलिए था क्योंकि मेजर केपेक्स हुआ था इंडिया में। इंडिपेंडेंस के बाद जितना केपेक्स नहीं हुआ है उतना 2004 से 2012 की पीरियड में हो गया। सो उस केपेक्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। वो जो कैपेसिटीज क्रिएट हुए थे पावर में, रोड्स में, अदर इंफ्रा में, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी आगे चलकर सरकार का फोकस बना रहेगा कि इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए, और दिस विल बी ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ओवरनाइट कोई रिकवरी होने वाली नहीं है, इसमें अपने आप एक समय लगेगा। बट इसको खेलने के लिए भी, इसको प्ले करने के लिए भी हमें फोकस रखना पड़ेगा चुनिंदा बैंक्स पे जिनकी NPA प्रॉब्लम्स कम हैं और जो काफी हद तक रिकग्नाइज्ड हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बीच जाते जाते नजर रखिए एक स्टॉक पर, और वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। और गॉडफ्रे फिलिप्स में खबरें आ रही कि ये अपना मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बेचने के मूड में है, क्योंकि ललित मोदी की ये कंपनी और साथ ही उनका फिलिप मॉरिस के साथ करार है। तो GPI, ये जो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जो जिसमें 47% मोदी परिवार का हिस्सा है और 25% फिलिप मॉरिस का हिस्सा है, इसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन बेचने की बात कही जा रही है। ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी है, और अगर ऐसा होता है तो शायद ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव। शायद इसी खबर के दम पर स्टॉक में बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है, 5.5% का। तो बड़ी तेजी हुई, तो हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह हो सकती है। तो ये एक स्टॉक है जो कैश मार्केट का बड़े एक्शन में आपको नजर आएगा। बाजार भरपूर एक्शन में, 9200 के पार निफ्टी, और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत नए रिकॉर्ड के साथ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आशीष वर्मा नहीं, आज प्रियंका हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो आपको बताने वाली हैं कि कमोडिटी बाजार की ओपनिंग किस तरह की होगी, और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।